हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार चचड़ा आज आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सेकंड चैप्टर में आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नेम है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जल्दी से नोटबुक निकालिए, हाँ जी, और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है। चलिए, तो सेकंड आता है हमारा इसमें। तो चैप्टर आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे पहले जो हमने आपके साथ चैप्टर डिस्कस करा है वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सेकंड चैप्टर हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं, जानते हैं कि फंड फ्लो का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है फंड फ्लो। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों ही एक डिफरेंट चैप्टर है। तो यहां पे जब हम फंड फ्लो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड्स का मतलब क्या है। तो फंड्स का मतलब यहां पर कैश से नहीं है। एक कैश जैसे क्या है, बेसिकली रुपया आ रहा है, रुपया जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, भाई फंड्स है। पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, फंड्स आ रहा है। तो फंड फ्लो में फंड्स का मतलब क्या है, कैश से नहीं है, वर्किंग कैपिटल से है। वर्किंग कैपिटल का एक कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो है कैश। यानी कि कैश को हम ले सकते हैं नैरो टर्म्स में ले सकते हैं। अगर वाइडर टर्म में देखें तो फंड एक क्या है, वाइडर टर्म्स है, वर्किंग कैपिटल की बात हम कर रहे हैं फंड फ्लो में, राइट। तो फंड फ्लो का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल से, और वर्किंग कैपिटल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल, ये जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करी है, इसे हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। जब हम आपके साथ वर्किंग कैपिटल चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम दो उस पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक तो नेट वर्किंग कैपिटल और एक होती है आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स का टोटल। तो अगर करंट एसेट्स के टोटल की बात की जाए तो वो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, और करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को लेस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फंड फ्लो में। फंड का मतलब क्या है, फंड का मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल से है, राइट। अब बात करते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब सर मूवमेंट, चेंजेस जो हो रहे हैं, है ना। तो फंड्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहे हैं, अब मूवमेंट दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लो का मतलब किससे हो गया, चेंजेस से हो गया। किस में चेंज हो रहा है, फंड्स में चेंज हो रहा है, मींस वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है। अब ये दो तरह से होता है, या तो इनफ्लो होगा, या तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, मींस हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में फंड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। एक क्या होगा, आउटफ्लो होगा, मींस बिजनेस से फंड्स क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। अगर इनफ्लो होगा तो हम उसे कहेंगे सोर्स ऑफ फंड्स। क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ फंड्स कहेंगे अगर इनफ्लो होता है। और अगर आउटफ्लो होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड्स की फंड्स कहां से आए हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, आपने जो फंड्स आए हैं उनको कहां पे लगाया है, शॉर्ट टर्म में लगाया है, लॉन्ग टर्म में लगाया, कहां पे लगाया है, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो फंड्स का मतलब क्लियर, फंड्स का मतलब वर्किंग कैपिटल से है, कैश से नहीं है। फ्लो का मतलब चेंजेस, मूवमेंट, किस में मूवमेंट, फंड्स में। फंड्स मींस वर्किंग कैपिटल में मूवमेंट। दो तरह का मूवमेंट होता है, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इनफ्लो हुआ तो क्या कहेंगे हम, सोर्स ऑफ फंड्स कहेंगे, और आउटफ्लो हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तीसरा आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि क्लियर है कि ये एक अकाउंट तो नहीं है ना, हम इसे अकाउंट नहीं कह रहे, क्या है ये, एक स्टेटमेंट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम, टू पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब, हाँ जी, यानी कि आपके पास दो बैलेंस शीट है, अलग अलग डेट को। बैलेंस शीट क्या बताती है आपकी,
एक पर्टिकुलर डेट को जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस डेट को फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट ले ले, मींस एक हम ले ले करंट ईयर की बैलेंस शीट और एक हम ले ले आपके प्रीवियस ईयर की, ठीक है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो इन दोनों बैलेंस शीट दो जो डिफरेंट डेट को है, जैसे ये 31 मार्च 2023 को है और ये 31 मार्च 2024 को, तो 31 मार्च 2024 को करंट ईयर को जो आपकी एसेट्स लायबिलिटीज के जो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस शीट है जो, और आपकी बैलेंस शीट क्या प्रीवियस ईयर को, उनके बीच में जो चेंजेज हो रहा है, मींस जो एसेट्स में चेंजेज हो रहा है, जो लायबिलिटीज में चेंजेज हो रहा है, जो कैपिटल में चेंजेज हो रहा है, वो सारे चेंजेस किससे पता लग रहे हैं? इस स्टेटमेंट से पता लग रहे हैं। किस स्टेटमेंट से? जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट पर्टिकुलर क्या करती है? आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, एक डेट पे बता रही है कि इस डेट पे, जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस डेट को बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल एक बिजनेस की किस तरह से है, ठीक है। और फंड फ्लो आपको बताता है चेंजेस। क्या बताता है? चेंजेस बताता है। तो ये हमारा हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स मींस वर्किंग कैपिटल, फ्लो मींस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इनफ्लो, आउटफ्लो, सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। स्टेटमेंट का मतलब हो गया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। तो दो बिंदुओं पे बैलेंस शीट की जो दो बैलेंस शीट है उसके बीच में क्या बता रहा है? जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज हो रहा है, फंड्स में जो चेंजेज हो रहा है, उसके बारे में हमको बता रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। शो कर रहा है क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो हमारा मीनिंग बिल्कुल क्लियर हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट का। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है हमारा विच ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। यहां पे आपके एमसीक्यू सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला पार्ट आपका जहां पे एमसीक्यू बनता है वो है फंड्स का मतलब क्या है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब क्या है, ठीक है, इस लेवल के, है ना। यहां पे इस पॉइंट पे एमसीक्यू बनते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें फ्लो फंड देखने को मिलेगा। तो ये फंड फ्लो चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कहां पर फ्लो फंड होगा और कहां पर नहीं होगा। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन याद करने हैं तो वो याद कर सकते हैं, अभी हम आपको लिस्ट दे देंगे। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि फंड फ्लो में कब फ्लो होगा, फ्लो फंड, और कब नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जब आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठाएंगे, ठीक है, जैसे आपने उठाया कि आपने शेयर इशू कर दिए फॉर कैश कंसीडरेशन, तो शेयर इशू करे तो एंट्री क्या हुई? आपके पास कैश आया और इधर से शेयर कैपिटल आपकी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई, राइट। अब आपको ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन में फ्लो फंड है या नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट किसका होना चाहिए? करंट का होना चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट किसका होना चाहिए? नॉन करंट का। यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक करंट होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरी साइड क्या होती है? नॉन करंट होती है। तो एक करंट और अगर दूसरा नॉन करंट हो तो हम कहेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और एक करंट है और दूसरा क्या है? नॉन करंट है, तो वहां पर आपको फ्लो फंड देखने को मिलेगा। फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब क्लियर है, पहले ही हमारा वापस बताए थे। तो फ्लो फंड का मतलब है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग जो ट्रांजैक्शन होंगे और वो आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज करेंगे। जो वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालेंगे तो सीधी सी बात है वहां पे फ्लो फंड देखने को नहीं मिलेगा। फ्लो फंड का मतलब ही यही है कि चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, की वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कुछ भी होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन से। अगर आप अभी शेयर इशू करने वाला एग्जांपल अगर आप लेते हो तो उसमें आप देखो कि आपके पास कैश आ रहा है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और दूसरी साइड नॉन करंट आइटम है। कौन सा है? करंट आइटम है कैश आपका, और नॉन करंट आइटम क्या है? आपका शेयर कैपिटल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ आएगा कि इस ट्रांजैक्शन से हमारी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा और वो इंक्रीज होगी। तो अगर वर्किंग कैपिटल में चेंजेज है भाया,
वर्किंग कैपिटल में अगर चेंज आ रहा है ट्रांजैक्शन से तो मींस फ्लो ऑफ फंड है। ऐसा ट्रांजैक्शन आपको इफेक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल को, तो वहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या देखना है आपको ट्रांजैक्शन में? आपको अकाउंट देखने कि करंट है या नॉन करंट है, दोनों होने चाहिए, करंट या नॉन करंट। सर अगर ऐसा हो जाए कि दोनों करंट हो जाए, जैसे हमने गुड्स परचेज कर लिया है ना, तो गुड्स परचेज करा हमने, तो परचेज करा तो परचेज स्टॉक हो गया, तो ये कैसा हो गया, करंट हो गया। और कैश क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, करंट हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों करंट हो जाएंगे, यानी कि एक ट्रांजैक्शन जिसमें दो अकाउंट दोनों करंट है, या फिर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें दो अकाउंट और दोनों कैसे है, दोनों नॉन करंट है, दोनों कैसे नॉन करंट है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपकी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं होगी और फंड फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये मैंने आपको बताया है ए एग्जांपल, जहां पर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या है, नॉन करंट है, और दूसरा भी नॉन करंट है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने फिक्स एसेट्स परचेज करी और उसके बदले में हमने शेयर इशू कर दिया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शेयर इशू अदर देन कैश कंसीडरेशन, ठीक है। तो आपने क्या करा, शेयर इशू करे और बदले में आपने फिक्स एसेट्स परचेज करी। अगर आप जर्नल एंट्री देखेंगे तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं वेंडर को हटा दूं, एक एंट्री करना चाहूं तो एक एंट्री बनेगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मुझे बताओ फिक्स एसेट्स कैसा अकाउंट है, सर नॉन करंट है। हाँ जी, मुझे बताओ शेयर कैपिटल कैसा अकाउंट है, सर शेयर कैपिटल भी कैसा हो गया, नॉन करंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये दोनों इस ट्रांजैक्शन के दोनों अकाउंट कैसे हो गए, सर नॉन करंट हो गए। अगर दोनों ही नॉन करंट हो गए तो ऐसी सिचुएशन में आपका फंड फ्लो नहीं होगा, फ्लो फंड नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट कर ही नहीं रहा, ना तो ये वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है और ना ही ये वर्किंग कैपिटल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहे कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें एक अकाउंट करंट हो और दूसरा भी क्या हो, करंट हो। एक करंट है और दूसरा भी क्या है, करंट है। जैसे मैंने परचेज का एग्जांपल दिया, जैसे आप क्रेडिटर को पेमेंट कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश भी कैसा है, करंट है, और क्रेडिटर भी कैसा है, करंट है, दोनों ही करंट हो गए। अगर दोनों करंट हो गए, हाँ जी, तो मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल पे अगर आप इफेक्ट देखोगे इसका तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा। क्रेडिटर करंट है, वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा, है ना, कैश भी इफेक्ट करेगा। तो एक ट्रांजैक्शन वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देगा और दूसरा ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से वर्किंग कैपिटल को कम कर देगा। ओवरऑल इफेक्ट अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फंड्स का मतलब ही वर्किंग कैपिटल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे वहां पर फ्लो फंड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं है? एग्जांपल अभी मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में आपको फंड्स का फ्लो देखना है। हर ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा, ठीक है। हाँ, कि फ्लो फंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस आप तो हमें ये बता दो। तो ये बताना है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो अकाउंट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। वो एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट, यानी कि दोनों अकाउंट को हम चेक करेंगे कि वो करंट है या नॉन करंट है। अगर एक करंट है और एक नॉन करंट है, समझ लो कनेक्शन जुड़ गया, कनेक्शन मैच कर गया आपका। आपको ऐसे ट्रांजैक्शन में फ्लो फंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन दो बता रहा हूं, दो कि दोनों आपने ट्रांजैक्शन देखा और उसमें क्या करा, दो अकाउंट पता लगा कि एक क्या है, करंट है, दूसरा भी कैसा निकला, करंट निकला, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, फ्लो फंड नहीं होगा। फिर आपने वो दूसरा एग्जांपल लेते, कोई ट्रांजैक्शन लिया जिसमें एग्जांपल में आपने देखा कि यार इसमें अकाउंट जो है वो कैसा है, नॉन करंट है, दूसरा देखा दूसरा भी नॉन करंट है। नॉन करंट के बीच में, करंट के बीच में फ्लो फंड नहीं होता। फ्लो फंड कब होता है, जब एक करंट हो, एक नॉन करंट हो, एक नॉन करंट हो, एक करंट हो, वहां पर आपको फ्लो फंड देखने को मिलेगा। फ्लो फंड मींस आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिक्रीज इंक्रीज, जो आपके फ्लो फंड को स्पष्ट करे। समझ आ गया? चलिए अब एग्जांपल देख लो यहां पे। हाँ जी,
ये देखिए जहां पे फ्लो फंड देखने को मिलता है वो एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे। पहला एग्जांपल है फर्स्ट आपका परचेज ऑफ फर्नीचर। परचेज ऑफ फर्नीचर, हाँ जी, चाहे आप कैश परचेज करो चाहे आप क्रेडिट परचेज करो। कैश परचेज करोगे तो ये भी करंट आइटम है, ठीक है, हाँ जी, और ये क्रेडिट परचेज करोगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर क्या हो जाएगा, नॉन करंट हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको ट्रांजैक्शन याद करके जाने हैं, है ना, रट्टा मार के जाना या कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो फिर वो कोई भी ट्रांजैक्शन दे दे आप उसको तुरंत तोड़ दोगे, तुरंत ब्रेक कर दोगे। हाँ, करंट नॉन करंट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अगला आता है शेयर इशू टू क्रेडिटर। अब देखो शेयर इशू कर रहे हैं हम क्रेडिटर को, कैश आ रहा है क्या मेरे पास, मेरे पास कैश नहीं आ रहा। बस यही तो फंड फ्लो की खासियत है। कैश फ्लो का बहुत ही छोटा क्षेत्र अगर फंड फ्लो से कंपैरिजन कर लिया। कैश फंड का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का एक कंपोनेंट से, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से कैश। और कैश फ्लो क्या बता रहा है, सिर्फ कैश के बारे में बता रहा है। ये ट्रांजैक्शन अगर मैं वहां पे देखूं ना, शेयर इशू कर दिया हमने क्रिएटर को, कैश फ्लो में आएंगे ही नहीं, लेकिन फंड फ्लो इनको बताएगा। समझ आ रही है मेरी बात। फंड फ्लो हर एक ट्रांजैक्शन को स्पष्ट कर रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंजेज आपको देखने को मिल रहे हैं, एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, वो सारे चेंजेज आपके सामने रख रहा है। कैश फ्लो में तो सिर्फ एक नैरो टर्म्स है कैश फ्लो, तो है ना। फंड फ्लो कैसी है, वाइडर टर्म्स है, उससे स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि कैश फ्लो सिर्फ कैश की बात करता है, सिर्फ कैश के एनालिसिस की बात करता है। अभी हम इसका आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, कैश फ्लो और फंड फ्लो में, वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा शेयर इशू करे आपने, क्रेडिटर कैसा आइटम है, करंट। मैं करंट में सी लिख देता हूं, ठीक है। और शेयर कैसा है, शेयर कैसा है, शेयर है नॉन करंट आइटम। कैसा है, नॉन करंट। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सेल कर दी। ट्रांजैक्शन बताओ, ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट, कैश या क्रेडिट, जो भी हो, कैश करी हो चाहे क्रेडिट करी हो आपने, दोनों के दोनों कैसे आइटम है, करंट है, ठीक है। और फिक्स एसेट्स क्या है आपकी, फिक्स एसेट्स आपके नॉन करंट है। बताओ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन में देख लेना, सारे एग्जांपल सेट कर लेना, एक करंट होगा एक नॉन करंट होगा, एक करंट होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नॉन करंट होगा, एक नॉन करंट होगा तो दूसरा क्या होगा, करंट होगा। चलिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नॉन करंट हो गया, पेमेंट करोगे कैश तो करंट हो गया। इशू ऑफ शेयर, शेयर आपका नॉन करंट हो गया, कैश आपके पास आएगा वो क्या हो गया, करंट हो गया। डेवेंचर इशू करोगे, डेवेंचर नॉन करंट है, कैश क्या है, करंट है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें कैश करंट है और प्रेफरेंस शेयर नॉन करंट है, डेवेंचर का रिडम्पशन करोगे तो डेवेंचर नॉन करंट अकाउंट है। परचेज सेल इन्वेस्टमेंट, परचेज ओब्लिक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है, परचेज सेल करोगे तो कैश इफेक्ट होगा जो कि क्या है, करंट है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन नॉन करंट है, रीपेमेंट करोगे कैश से होगा तो वो क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक लोन क्या है, नॉन करंट है। और प्रोसीड यानी कि आपके खाते में पैसे आएंगे तो बैंक कैसा हो गया, करंट हो गया। क्लियर है, नहीं है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन में एक विशेषता है, वो क्या है जो इसको फ्लो फंड बना रही है, वो विशेषता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कि एक अकाउंट करंट है और दूसरा नॉन करंट है। समझ आया, नहीं आया। तो ये सभी ट्रांजैक्शन में आपको फ्लो फंड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, राइट, यस सर। चलिए, तीसरा मैंने आपको बता ही दिया पॉइंट कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो फ्लो फंड जिनमें देखने को नहीं मिलता, ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन है ना, एक में करंट दूसरे में करंट, एक में नॉन करंट तो दूसरे में नॉन करंट। सिमिलर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, करंट करंट में हो रहा है, नॉन करंट और नॉन करंट में हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखने को फंड फ्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल देखिए आप, हाँ जी, कैश पेड टू क्रेडिटर, हाँ जी, क्रेडिटर बताओ क्या है, क्रेडिटर क्या है, करंट आइटम है, और कैश क्या है, करंट है। तो करंट करंट के बीच में हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो यहां पे आपका कैश फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात। दूसरा आता है आपका हाँ जी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश करंट, डेटर करंट। कैश सेल्स, स्टॉक आपका करंट, कैश करंट। क्रेडिट सेल्स,
स्टॉक आपका करंट और डेटर आपके कैसे हो जाएंगे करंट। इशू ऑफ बोनस शेयर, बेटा फ्री में बोनस शेयर इशू हो रहे, तो इशू ऑफ बोनस शेयर मतलब शेयर इशू करोगे तो शेयर क्या है आपके नॉन करंट, और प्रॉफिट में से इशू होंगे तो पीएनएल भी कैसा होता है नॉन करंट होता है। क्लियर। इसके बाद इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, है ना, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स कैसी है नॉन करंट, शेयर इशू करोगे उसके अगेंस्ट में तो फिर आप ये भी नॉन करंट, और डिबेंचर करोगे तो ये भी कैसा आ जाएगा नॉन करंट, तो दोनों में नॉन करंट आ रहा है ना। तीसरा आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर एंड डिबेंचर, तो शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हो, दोनों नॉन करंट है, और उसके बदले में क्या दे रहे हो आप, उसके बदले में नए शेयर दे रहे हो तो भी नॉन करंट है, डिबेंचर दे रहे हो तो भी नॉन करंट है। फाइनली इन दोनों में दोनों अकाउंट कैसे होंगे नॉन करंट होंगे। तीसरा आता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन पीएनएल इफेक्ट करेगा, और डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या है नॉन करंट, और पीएनएल को भी हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं नॉन करंट। गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये राइट ऑफ करेंगे है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये दोनों कैसे हो गए नॉन करंट, और पीएनएल से राइट ऑफ होंगे तो ये भी क्या हो गया पीएनएल भी नॉन करंट हो गया। ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल लेजर, जर्नल लेजर भी नॉन करंट आइटम है, और आपका पीएनएल से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो वो भी क्या हो गया नॉन करंट। तो ये सारे ट्रांजैक्शन, इनकी एक विशेषता आपको देखने को मिली होगी, है ना। ये सारे जो ऊपर वाले मैंने आपको कराए ना, ये तीनों के तीनों, ठीक है। इसमें एक अकाउंट आपको करंट मिला और दूसरा अकाउंट भी आपको करंट मिला। कैसा मिला करंट मिला, ठीक है। तो ये दोनों किसके बीच में हो रहे, करंट के बीच में हो रहे हैं। तो बताओ फ्लो फंड होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ फ्लो फंड होगा या नहीं होगा, फास्ट फ्लो फंड होगा या नहीं होगा। तो फ्लो फंड देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्लियर। ये सारे ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको दिए, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, इनमें आप क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे कि एक अकाउंट तो आपका नॉन करंट है, ठीक है, और दूसरा अकाउंट भी नॉन करंट है। एक अकाउंट नॉन करंट है और दूसरा भी क्या है नॉन करंट है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको फ्लो फंड नहीं देखने को मिलेगा। फ्लो फंड देखने को मिलता है एक करंट हो दूसरा नॉन करंट हो, पहला नॉन करंट हो तो दूसरा करंट हो, तो आपको फ्लो फंड देखने को मिलेगा। समझ आया नहीं आया। ये ट्रांजैक्शन मैंने प्रैक्टिस के लिए कराए हैं, आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो बेसिकली यहां पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट एक तरह से रेडी किए जाते हैं। एक तो है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एक होता है एफएफओ फंड फ्लो ऑपरेशन, और एक होता है आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल या शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये तीन तरह के स्टेटमेंट इसमें कंसीडर किए जाते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये बनता खाते की तरह है ना, हाँ, लेकिन होता स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इधर की साइड हमने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, है ना। ये जो साइड है इसे हम कहते हैं सोर्सेज, कि फंड्स कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझने के उससे अगर आपको याद रखना है ना दिमाग में, तो अभी देखो फंड्स का मतलब वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में इनफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, सोर्स हो रहा है। तो यहां पे भी आप थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको थोड़ा नैरो टर्म्स में लेके और इसको कैश की तरह समझो आप। भाई कैश भी इसमें कंसीडर होता है, बाकी आइटम भी आते हैं, आप इसको कैश की तरह ले लो। वो क्या इजी होता है, क्योंकि बचपन से हम कैश में खेलते आ रहे हैं, तो जहां पे कैश आ जाता है ना उसको हम तुरंत रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी ध्यान रखना, हाँ, टर्म्स इसकी कैश से बहुत बड़ी है। चलिए, अब आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट। बताओ पैसा आएगा या जाएगा, आएगा तो सोर्स हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, क्या हो गया आपका सोर्स हो गया। प्लस इशू ऑफ डिबेंचर, पैसा आएगा या जाएगा, सर आएगा, क्या हो गया प्लस। प्रोसीड फ्रॉम बैंक, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, आ रहा है भाई, आने दो, पैसा आ रहा है, सोर्सेज है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ पैसा आएगा या जाएगा, सर आएगा, तो सोर्स हो गया। हाँ, ये पॉइंट है जो इसको छोड़ दो अभी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
अब एप्लीकेशन को समझना है तो थोड़ी देर के लिए अजम्पशन ले लो कि बात कैश की हो रही है, बात किसकी हो रही है, कैश की। इजीली समझ आएगा कहां कहां रुपया जा रहा है। तो देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स पैसा जाएगा एप्लीकेशन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होगा कैश का, क्या हो गया माइनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, माइनस, बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर का, ठीक है, माइनस, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, माइनस, इंटरेस्ट पेड ऑन डेबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, ये शॉर्ट में लिखा है, इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, डेबेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन है जिसपे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट, ठीक है, ये भी माइनस होगा। इसके बाद टैक्स पे होगा, ये भी माइनस, डिविडेंड पेड होगा, ये भी माइनस होगा आपका, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और एफएफओ। अच्छा यहां पर नहीं लिखा कि एफएफओ, ये रहा, है ना, ये पॉइंट आपके मैंने होल्ड करा दिए। ये सर क्यों होल्ड करा दिया आपने, इनको भी क्लियर करो, बाकी सब भी तो क्लियर करा आपने, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक एफएफओ से आएगा और एक वर्किंग कैपिटल से आएगा, इसलिए मैंने होल्ड करा है। तो पहले मैं उनको समझाता हूं, फिर मैं वापस इस स्टेटमेंट पे आऊंगा। दो पॉइंट ये मैंने होल्ड करा दिए क्योंकि पहले, इससे पहले इनको एफएफओ से आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। और चेंजिंग कैपिटल से आपको अगर इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो इसे आपको समझना पड़ेगा। सेकंड में बढ़े आगे, जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहां तक। रेडी? चलिए, तो देखो एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, चेंजिंग पी एंड एल। सर चेंजिंग पी एंड एल कैसे आता है, जैसे मान लो आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 50,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया आपको 120, कितना दे दिया 120। अब मुझे बताओ चेंज कितना है, आपको निकालना सिखा देता हूं मैं, चेंज कैसे निकालते, बताओ चेंज कितना है। तो चेंज आप देखोगे तो यहां पे आपको चेंज मिलेगा आपको +70,000, राइट। सर ये नेगेटिव में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस आपका 50 है और अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आपको 20 दे दूं मैं, कितना दे दूं, 20 दे दूं, तो मुझे बताओ क्या हो गया, -30 हो गया। तो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्योंकि हमको चेंज से मतलब है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे, फिर वो प्लस में आए तो प्लस में और नेगेटिव में आए तो नेगेटिव में लिख देना, ओके। फिर इसमें ऐड करेंगे हम नॉन फंड, फाउंड नहीं है, नॉन फंड है ना, नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है, जो नॉन फंड है यानी कि जिनमें फंड फ्लो नहीं हो रहा है वो आइटम, और जो नॉन ऑपरेटिंग है मतलब जो ऑपरेशन से बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, आइटम्स नहीं है, उनको यहां से हटाएंगे हम। हटाने का मतलब क्या होता है, ऐड बैक करना, यानी कि वो आइटम प्रॉफिट में से पहले लेस हुआ पड़ा है, उसको वापस से हम माइनस, वो क्या कर रहे हैं, लेस हुआ पड़ा है तो फिर हम ऐड कर रहे हैं वापस से, है ना, इफेक्ट हटाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड हम लेके आए, क्या लेके आए, प्रपोज डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड सेम जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एफएफओ आपको समझा रहा हूं, मजे की बात है, मैंने आपको समझाया हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो, हम तो पहली बार आपसे चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले आपने कैश फ्लो पढ़ाया है ना, अभी तो दूसरा चैप्टर ही चल रहा है और आप कह रहे हो आपने पढ़ाया हुआ है। हाँ, मैंने ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, ठीक है, CFOA, दोबारा लिख देता हूं, CF, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। इसमें मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन यहां पे जाके कहीं ब्रेक लगाने हमको, ये इसमें जो एक्टिविटी थी ना ये बहुत बड़ी थी, है ना, ये इतना बड़ा नहीं है, इसमें कहीं हम आगे जाके ब्रेक लगा देंगे, लेकिन आप देखना लगभग आपको सिमिलर टर्म्स सारे मिलेंगे, सारे के सारे सिमिलर है, ठीक है। तो सर वहां पे भी प्रपोज डिविडेंड ऐड करते थे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाँ भाई हाँ, वहां भी करते थे आप, याद करो आप, वो निकालते थे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वहां पे प्रपोज डिविडेंड ऐड होता था, प्रीवियस ईयर का ही होता था। सर प्रीवियस ईयर का क्यों करते, करंट ईयर का क्यों नहीं करते,
करंट ईयर का क्यों नहीं करते? हाँ, कई बच्चे पुरानी बुक से अब तक स्टडी कर रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड वही चला आ रहा है जो पहले आता था, करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता था, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब ऐसा नहीं है, चेंजेस आ गया है ना। हाँ, AS4 की वजह से इसमें अब क्या है, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है जो डायरेक्टर ने प्रपोज करा है, तो उसको ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती, बाहर आती है नोट्स टू अकाउंट में। अंदर करंट लायबिलिटीज में हम करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को नहीं लाते। इसलिए जब हम डिविडेंड प्रपोज की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आता है, बुक्स में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हम देखेंगे, ठीक है। और यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो हमारा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, और ये अपना फंड फ्लो है इसमें भी, और कैश फ्लो देखा वहां पे भी सेम ट्रीटमेंट था, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड कौन सा? प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड आपको पता ही है, वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, ठीक है, करंट ईयर का आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। ये क्या है, जब हम यूजी पीजी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फंड फ्लो चैप्टर हमको वहां भी देखने को मिलता है। तो वहां पे देखने को मिलता है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड के साथ एक खेल होता है। वहां पे क्या खेल होता है, तो ऑथर क्या कहता है, हम प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रपोज डिविडेंड को तो आप छोड़ ही दो क्योंकि वो तो करंट ईयर का तक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में ही चला गया। प्रोविजन फॉर टैक्स को पकड़ लो समझने के लिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को कह रहे हैं हम नॉन करंट मानेंगे या फिर करंट मानेंगे। दो तरह से हम इसको आंसर को कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे रिलेट कर पा रहे कमेंट्स करके बताओ। जब हम यूजी पीजी करते थे, मतलब आधी सी समस्या तो इस चैप्टर में यही होती थी। हम क्वेश्चन करते, हम कहते कि प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन करंट है, हम क्वेश्चन करते तो बाद में हम ऑपरेशन इसका आंसर निकालते। फंड फ्लो स्टेटमेंट मैच आंसर करता है, चाहे आप करंट मानो चाहे नॉन करंट मानो प्रोविजन फॉर टैक्स को। लेकिन एफएफओ का तो आंसर बदल जाएगा ना। अगर मैं इसको क्या मान लूंगा, अगर मैं इसको करंट मान लूंगा, है ना, तो ये यहां पर नहीं आएगा। फिर ये कहां जाएगा? अगर ये करंट आइटम है तो चेंजिंग वर्किंग कैपिटल में जाएगा, शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल में। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर नॉन करंट मानूंगा तो यहां आएगा। तो मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मैं भी जब यूजीपीजी कर रहा था, सीए में भी मैंने चैप्टर डिस्कस करा था, पढ़ा था जब मैंने, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती थी कि कभी ये करंट मान लेता है, कभी ये नॉन करंट मान लेता है, जिसकी वजह से हमारा एफएफओ का आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो ये यूजीपीजी की बात है, यहां ऐसा कुछ नहीं। बाकी मैं आपको रिलेट करा रहा हूं ताकि आपको पुराने दिन याद आए अपने, है ना। तो यहां पे हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं। कई ऑथर यही कहते हैं कि इसको नॉन करंट ही ट्रीट करना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स को, है ना, और प्रपोज डिविडेंड को। सेम ऐसे ही हमने कैश फ्लो में भी इसको नॉन करंट ट्रीट करा। सर है तो ये एक्चुअली करंट आइटम, अगर आप समझेंगे तो ये करंट आइटम है, लेकिन हम एफएफओ बनाते हैं तो फिर हम इसे नॉन करंट ट्रीट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप इसे करंट मान लोगे ना, तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो भी मैं आपको कराऊंगा, चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, तो वहां चला जाएगा, वहां पे इंक्रीज डिक्रीज निकाल के कहानी खत्म हो जाएगी। सेम अगर कैश फ्लो में भी आप इसको करंट मान लेते प्रोविजन फॉर टैक्स को, तो आप इसको कहां डालते? आप याद करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो आप? हाँ सर, करते 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 लास्ट में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। हाँ सर आता है। उसके बाद क्या करते हो आप? इंक्रीज और डिक्रीज करते हो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में। तो अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटीज मान लिया तो वो इंक्रीज डिक्रीज में खत्म हो जाएगा। बेसिकली इंपॉर्टेंट आइटम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रपोज डिविडेंड और करंट लायबिलिटी जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ यार इसका देखो कहां कहां इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? नॉन करंट मानना हमारे लिए बेहतर होता है। बाकी अगर आप करंट भी मान लोगे, आंसर में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता, एफएफओ का आंसर आपका बदल जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का आंसर नहीं बदलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, तो हमें क्या करना है? हमें तो सर इसे नॉन करंट ही मानना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन दे दिया, प्लस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। जल्दी से याद करो आइटम। पहला प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ये सारे आइटम प्लस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्लस होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम अमोर्टाइज करते हैं P&L से, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, राइट। इसके बाद रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रारंभिक व्यय, अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपक व्यय, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ओब्लिक डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सारे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक ये सारे आइटम किसके हैं, प्लस के हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपको, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको भी इसके बाद, ठीक है, इसलिए सारे याद करने आपको। फिर इसके बाद लेस करेंगे हम नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आपने रिसीव करा है इन्वेस्टमेंट पे वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी माइनस हो जाएगा, और रेंट रिसीव ये भी माइनस होगा। रिफंड फ्रॉम रिजर्व, जैसे रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट तो प्लस होगा, कई बार हम रिजर्व से निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस हो गया। इसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है और रिफंड हुआ है तो हमारी इनकम होती है तो उसको भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, राइट। ये सारे हमने माइनस कर दिए। उसके बाद यहां पर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है या फिर क्या आता है, लॉस आता है। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इसको लिखोगे आप सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, और अगर लॉस है तो ये लॉस कहां चला जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये जो रिजल्ट निकल गया है ये कहां जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखो प्रॉफिट एफएफओ का, ठीक है, कहां पे आ गया, सोर्स में आ गया भाई, हमारे पास फंड्स आ गए, अगर प्रॉफिट हुआ है तो फंड्स आ गए हमारे पास, और अगर लॉस हुआ है तो हमारे पास से फंड्स चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस आपका सोर्सेज सॉरी एप्लीकेशन में आएगा। समझ आ रही है मेरी बात। चलिए अब एक पॉइंट रह गया इसमें, डिक्रीज और इंक्रीज, हालांकि वो इसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से एक, अच्छा प्रॉफिट और लॉस में से एक आइटम आएगा, दोनों नहीं आएंगे, है ना। ऐसे इंक्रीज डिक्रीज में से भी एक आएगा, पहले इसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, तो चेंजिंग वर्किंग कैपिटल में क्या करेंगे, करंट एसेट्स लेनी है, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स ले लो सारी, ठीक है, और उसमें से करंट लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो। ध्यान रखना प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने नॉन करंट ट्रीट करा है, वो एफएफओ में आ गई है, ठीक है। अब यहां पे नहीं लेना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, दोनों जगह ले लिया, तो ये दिमाग में रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या करा, चेंजिंग वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में से किसको माइनस कर दिया, करंट लायबिलिटीज को। ये प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स है और आपने प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी। ये क्या आ गई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं ना, तो वो कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। कौन सी वर्किंग कैपिटल, नेट, तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गई। और इसके बाद अगर करंट ईयर का लोगे आप करंट एसेट्स और उसमें से माइनस करोगे करंट ईयर की लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगी, तो भी ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब मेरे पास दो वर्किंग कैपिटल हो गई, दो वर्किंग कैपिटल हो गई, है ना, दो वर्किंग कैपिटल हो गई, एक तो लास्ट ईयर की है और एक करंट ईयर की है। मुझे इन दोनों के बीच में चेंज देखना है कि चेंज कितना आ रहा है इनके बीच में। चेंजेस पता लगा सकता हूं मैं, चेंजेस, हाँ, कैसे पता लगाऊंगा, अगर करंट ईयर की ज्यादा है और प्रीवियस ईयर की कम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि करंट ईयर की आपकी 2 लाख आ गई है और प्रीवियस ईयर की जो थी ना वो आपकी कितनी थी, 1.2 लाख थी, ठीक है। तो मुझे बताओ आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। करंट ईयर की 2 लाख है, करंट ईयर की नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, प्रीवियस ईयर की कितनी है, 1,20,000 है, तो सर 80,000 इंक्रीज हो गई। तो हम कहेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब आपके फंड्स वहां पर लग गए हैं, निकले नहीं है, लग गए, एप्लीकेशन हो गया, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे आप कहां लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में लिखोगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सिचुएशन को चेंज कर दूं, सेकंड केस पे आ जाऊं, मैं केस को चेंज कर देता हूं। करंट ईयर की है 1.2 लाख और प्रीवियस ईयर की कितनी है, 2 लाख है।
मतलब करंट ईयर के कम है और प्रीवियस ईयर के क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैपिटल डिक्रीज मिलेगी। भाई प्रीवियस ईयर में पहले 2 लाख थी वर्किंग कैपिटल, अब कितनी हो गई, अब 1,20,000 हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में 80,000 आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज को आप कहां लिखोगे, सोर्सेज में लिखोगे। कहां पे लिखोगे, सोर्सेज ऑफ फंड में लिखोगे। समझ आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रैक्टिकल, आपसे वर्किंग कैपिटल निकलवा सकता है, पूछ सकता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो सोर्स में लिखोगे, एप्लीकेशन में लिखोगे। यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है आपका एफएफओ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है ना। एफएफओ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आपसे पूछ लेगा आपका एफएफओ में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, और आप उनको कहां पे शो करोगे, ठीक है। और इससे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वर्किंग कैपिटल रह रहा था, अगर डिक्रीज है तो सोर्स में आएगा, फंड्स वहां से जनरेट हो गए, और अगर एप्लीकेशन इंक्रीज है तो आपके फंड्स क्या हो गए, लग गए। समझ आया नहीं आया? अच्छा, ये हम यहां पे भी निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं, अगर इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको एफएफओ बनाना है और आपके जो सोर्स है उसका टोटल आपका 200 लाख है, मान लो 200 लाख है, तो यहां पर भी कितना आएगा, 200 लाख आएगा। भाई ये तो इक्वल आने वाले हैं दोनों साइड, ठीक है। तो अगर ये आपको दे रखा है 180 लाख, 180 लाख का ये आपको दे दिया, ठीक है, यानी कि आपको टोटल इस साइड का टोटल दे दिया 200 लाख सोर्स का, ठीक है, और एप्लीकेशन का आपको दिया है 180, लेकिन टोटल कितना आएगा, 200 लाख आएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 20 लाख का। तो ये 20 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, ये आपके एप्लीकेशन में डिफरेंस है। इट मींस ये आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। तो आप इस कैपिटल को कहां से निकाल सकते हैं, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हो। पर हाँ, सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास सोर्सेज का भी टोटल होना चाहिए, एप्लीकेशन का भी टोटल होना चाहिए। एप्लीकेशन ज्यादा है, सोर्सेज कम है, तो डिक्रीज हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। सोर्सेज का टोटल ज्यादा है, एप्लीकेशन का कम है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में कहा सोर्सेज का टोटल 200 लाख है, एप्लीकेशन का टोटल कितना है, 180 लाख है। तो यहां इस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो सर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमें एक बार बता दो, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट यूजीसी नेट के सिलेबस में तो है ही, आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, वहां पे भी ये एग्जाम में अपनी छाप छोड़ता है ना। और कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो, तीनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे। जहां पे भी, जिधर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, जो ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पे ये सिलेबस में अगर कवर होते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप अगर यूजीसी नेट का भी आप पैटर्न उठाओगे तो रेशो, कैश फ्लो और फंड फ्लो, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जहां पर इन तीनों चैप्टर में से आपका क्वेश्चन कवर ना हो रहा हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के अलावा अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है समझने के पॉइंट से, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके फंड्स का मतलब आ जाता है कि वर्किंग कैपिटल में फंड्स का मतलब क्या है। यूजीसी नेट में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैच वाले उसमें आ जाता है, ठीक है, कि जहां पे स्टेटमेंट को आपको दिए होते हैं कई सारे स्टेटमेंट, वो आपको मैच करने होते हैं। तो वहां पर फंड्स का मतलब आपको पूछा हुआ है, वर्किंग कैपिटल होता है फंड्स का मतलब, कैश नहीं होता, ठीक है। और वैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम है यूजीसी नेट के अलावा, वहां तो सीधा पूछ लेता है कि फंड्स का मतलब क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो ऑफ फंड कब होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, जो पूरा चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है, फ्लो ऑफ फंड कब होता है, ठीक है। तो यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, ये एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल सेट करके, है ना। यूजीसी नेट में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को लेंथी बना देते हैं बस, है ना। आपको कई सारे ऑप्शन दे देंगे, मैच करना होगा या फिर फ्लो फंड ढूंढना होगा या नहीं होगा वो ढूंढना होगा। उसमें आपको 2-3 आइटम आपको इस तरह से देंगे कि वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। हाँ, थोड़ा लेंथी कर देंगे यूजीसी नेट में क्वेश्चन को। फिर ये जहां पे फंड फ्लो फंड देखने को नहीं मिलता, ये एग्जांपल है और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एफएफओ पे, हम अभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, एफएफओ पे, वर्किंग कैपिटल पे, सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। और प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये आएगा नेट में और ये नहीं आएगा, सारे आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है।
चलिए अब आता है पॉइंट हमारा, एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है ना, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना जो बैलेंस शीट है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है लेकिन चेंजेस नहीं बताती, कोज नहीं बताती कि यार किस रीजन से ये चेंजेस हो रहे हैं। वो उसके लिए हमको एक एडिशनल टूल बनाना है, एडिशनल एक स्टेटमेंट रेडी करना पड़ता है जिसका नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको एसेट्स में चेंज, लायबिलिटीज में चेंज, कैपिटल में चेंज पता लगाना है, ठीक है, आपको उनके कारण ढूंढने, तो आपको एनालिसिस करने के काम आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर हम बना रहे हैं तो हमारा पर्पस है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है, फंड से रिलेटेड है ना, डिविडेंड से रिलेटेड हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, तो है ना, फंड से रिलेटेड हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपके क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। वही हमने देखा था जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपके शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। अब ये चारों के चारों प्रैक्टिकल है ना, चाहे आप इसको थ्योरेटिकल कह लो पर है ये प्रैक्टिकली। ये सारे के सारे आपको वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट बता रहे हैं। देखो वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। अब ये कह रहे हैं कि करंट एसेट्स अगर हम इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे तो उसका वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। अगर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है तो अगर मैं करंट एसेट्स को मैं इंक्रीज कर दूं, है ना, और करंट एसेट्स को मैं किसी एग्जांपल में डिक्रीज कर दूं, मतलब दो एग्जांपल दूं मैं, एक में मैं इंक्रीज कर दूं पहले से और एक में मैं डिक्रीज कर दूं, तो वर्किंग कैपिटल पर, एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल पे आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब आप समझते हो, अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, साथ साथ चलेंगे एक दिशा में जाने वाले। अगर करंट एसेट्स आप बढ़ाओगे तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिक्रीज करोगे तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशन इसमें बताया है फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। तीसरा आता है वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज से रिलेशन देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल आपको कब होती थी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, और अगर करंट लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती है तो ऐसी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, आ रहा है समझ में। तो ये चारों के चारों इफेक्ट बता रखे हैं आपको कि वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट से क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और वर्किंग कैपिटल का करंट लायबिलिटीज से क्या रिलेशन है, तो वो भी कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, हाँ जी, कोई भी आपका डाउट है ना, हाँ, क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका पॉइंट है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं जितना हो सके, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए और जोड़िए जितना हो सके। जितने भी यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उत्कर्ष क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो के माध्यम से आप लिंक सेंड कर सकते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन, हाँ, अब बच्चे पूछते रहते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी, तो भाई बेल आइकन है उसको आप प्रेस करिए, आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्लियर करते हैं, चलिए। तो डिफरेंस समझते हैं कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस क्या है। वैसे तो पता ही है, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नैरो टर्म्स में हम इसको देखते हैं, फंड फ्लो के आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट एक वाइडर टर्म्स है, बड़ी टर्म्स है एक, ठीक है। लेकिन अंतर है इनके बीच में, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मैच भी कराए जाते हैं इसमें डिफरेंस, तो वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है, शो करता है कॉज ऑफ और चेंज इन कैश। तो कैश में जो चेंजेज हो रहे हैं ना
उनके कारणों को बताता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कि उसके क्या क्या कारण है। बैलेंस के बारे में बताता है कि कैश का जो बैलेंस है उसके क्या रीजन है कि ऐसा ये बैलेंस इतना कम क्यों है या ज्यादा क्यों है, कैश कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सारी चीजें सब कुछ कैश के बारे में ही बताता है, राइट। चलिए अगला आता है फंड फ्लो। क्या बताता है? फंड फ्लो कोज बताता है ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज हो रहे हैं उनके कारणों को स्पष्ट करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्लियर। सेकंड डिफरेंस क्या है हमारा? कह रहा है स्टार्ट विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हैं, मैंने आपको समरी में बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर किसी भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों हमको चाहिए, ठीक है। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की नीड नहीं है, ठीक है। अगला कह रहे डील्स ओनली विद कैश, कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट किस में डील करता है? ओनली कैश में, सिर्फ कैश में करता है। अदर कोई भी आइटम अगर ऐसा होगा जो नॉन कैश होगा उसको यहां पर नहीं दिखाया जाएगा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कैश फ्लो में। लेकिन जो फंड फ्लो है वो डील क्या करता है? ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का एक कंपोनेंट है कैश, जिसपे कैश फ्लो स्टेटमेंट डील करता है ना। इसलिए हम इसको छोटी उसमें देखते हैं टर्म्स में, और फंड फ्लो स्टेटमेंट एक वाइडर टर्म्स है जिसमें वर्किंग कैपिटल के सभी कंपोनेंट्स को शो किया जाता है। फोर्थ डिफरेंस आता है हमारा यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है कैश से रिलेटेड, ठीक है, आपको कोई मशीन परचेज करनी है, आपको विद इन 12 मंथ आपको कोई रिडम्पशन करना है, ठीक है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं उससे रिलेटेड। तो कैश फ्लो आपकी हेल्प करेगा, पूरी हेल्प करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आप फंड फ्लो बना रहे हो तो फंड फ्लो से आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। फंड्स का एप्लीकेशन और सोर्सेज देख के आप पता लगा सकते हो कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इन फ्यूचर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप इससे कर सकते हो। बेस ऑन कैश बेसिस, हाँ जी, तो कैश बेसिस जो है फिफ्थ हमारा, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बेसिस पे बनता है, क्योंकि वहां सिर्फ कैश का ही काम है, कैश का आना जाना सब कुछ कैश की बात होती है। और जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये किस पे बनता है? एक्रूवल बेसिस पे बनता है, ठीक है। जब भी तो हमने इसमें सारे ट्रांजैक्शन जो जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, फंड फ्लो को इफेक्ट करते हैं, वो सारे जहां पे फ्लो फंड होता है वो सारे ट्रांजैक्शन इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये इसके बीच में डिफरेंस हो गया। एक ये छठा डिफरेंस भी आप लिख सकते हो कि कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, पार्ट है ना। एक आता है आपका बैलेंस शीट, शेड्यूल थर्ड पार्ट। एक वन के अकॉर्डिंग क्या आती है? बैलेंस शीट आती है आपकी। शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या आती है आपकी? स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है। फिर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट, चेंजिंग इक्विटी का स्टेटमेंट होता है। और फिर आता है एक आपका नोट्स टू अकाउंट, और एक आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो फंड फ्लो उसमें कहीं नहीं है, फंड फ्लो नहीं है। फंड फ्लो क्या है? ये आपको एनालिसिस करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया टूल्स है कि भाई मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है, इसलिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने आपको कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 240 के अकॉर्डिंग बताया कि 240 में कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना गया है। 5 पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, उसमें से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, राइट। तो ये भी डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। समझ आया नहीं आया? चलिए, तो अब हम इस चैप्टर को यहीं पे होल्ड करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके लिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। ये देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। 8-9 एग्जाम्पल है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा इस चैप्टर को लेके। फिर हम एमसीक्यू भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और कुछ एमसीक्यू के साथ मैं आने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है उत्कर्ष के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।